नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मुदित पांडे, सहायकाचार्य शिक्षा संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय। स्वागत है आप सभी का इस पाठ्यक्रम में जिसका नाम है सूक्ष्म शिक्षण एवं संस्कृत शिक्षण शास्त्र। इसमें हम मॉड्यूल 2 इकाई 2 पर चर्चा कर रहे हैं, सूक्ष्म शिक्षण व्यवस्था एवं प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे शिक्षण कौशल परिचय, शिक्षण कौशल की विशेषताएं और शिक्षण कौशल के वर्गीकरण पर। शिक्षण कौशल के परिचय में हम परिभाषाओं के माध्यम से जानेंगे कि शिक्षण कौशल किसे कहते हैं। एलन गेज के शब्दों में शिक्षण कौशल की विशिष्ट अनुदेशनात्मक क्रियाएं वे प्रक्रियाएं हैं जिन्हें शिक्षक कक्षा कक्ष में अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उपयोग करता है। ये शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित होती हैं तथा ये शिक्षक के निरंतर प्रयोग में आती हैं। कहने का तात्पर्य है कि शिक्षण जो ऐसी अनुदेशनात्मक क्रियाएं हैं, वे इंस्ट्रक्शनल एक्शंस हैं उनके, और वे प्रक्रियाएं हैं जिनमें कक्षा कक्ष में जो शिक्षक है वो अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए उनका उपयोग करता है। अपने उस कक्षा कक्षीय शिक्षण में वो विभिन्न अवस्थाओं से संबंधित होती हैं कि यदि वह प्रश्न कर रहा है तो वहां पर कौन सा कौशल प्रयोग कर रहा है। अगर वह प्रस्तावना कर रहा है, यानी कि किसी विषय वस्तु को पढ़ाने से पहले पूर्व ज्ञान इत्यादि का परीक्षण कर रहा है और उसके बारे में पूर्व ज्ञान से वर्तमान ज्ञान तक या शिक्षण जिसका करना है वहां तक ले जाना है उसको, तो वो किस कौशल का प्रयोग कर रहा है। वो बीच बीच में छात्रों को अनुक्रिया करने के लिए प्रेरित कर रहा है तो वो किस कौशल का प्रयोग कर रहा है। इस प्रकार विविध कौशलों का प्रयोग वो अपने पूरे शिक्षण के दौरान करता है और उन जिनका वो प्रयोग निरंतर करता रहता है उस शिक्षण के दौरान, इन्हें शिक्षण कौशल कहते हैं, क्योंकि वो ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो शिक्षण के दौरान चलती रहती हैं। डॉक्टर वीके पासी जी के अनुसार शिक्षण कौशल छात्रों को सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। यानी कि इनका कहना है कि शिक्षण कौशल जो है वो छात्रों को सिखाने के लिए, उनके अधिगम के लिए, सुगमता प्रदान करने के लिए जो व्यवहार किए जाते हैं, शैक्षिक व्यवहार, जो शिक्षण क्रियाएं की जाती हैं, या फिर जो ऐसे व्यवहार हैं जो शिक्षण के दौरान शिक्षक के द्वारा किए जाते हैं, उनका एक समूह जो है वो शिक्षण कौशल कहलाता है। तो जो शिक्षक है वो जब शिक्षण के लिए कक्षा में होता है तो विविध क्रियाओं का, विविध व्यवहारों का प्रयोग कर रहा होता है और वह व्यवहार जिनमें उसने पूर्वाभ्यास कर दक्षता प्राप्त की है, उन व्यवहारों का समूह शिक्षण कौशल कहा जाता है। शिक्षण कौशल की विशेषताएं क्या हैं? तो शिक्षण कौशल की विशेषताओं में शिक्षण कौशल प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों से संबंधित है। जैसा कि हमने पूर्व परिभाषाओं में देखा कि शिक्षक की जो शिक्षण के दौरान प्रक्रियाएं या व्यवहार होते हैं उनका समूह शिक्षण कौशल कहलाते हैं। शिक्षण कौशल कक्षा शिक्षण व्यवहार की इकाई से संबंधित होते हैं, क्योंकि ये कक्षा शिक्षण में ही प्रयोग होते हैं। शिक्षण कौशल शिक्षा के विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं, जो शिक्षण से पूर्व में विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किए हैं, जो टीचिंग लर्निंग आउटकम्स निर्धारित किए हैं, जो लक्षित अधिगम जो लक्ष्य हैं उनको निर्धारित किया है, उनकी प्राप्ति में सहायक होते हैं। शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। शिक्षण कौशलों का जिनमें वो शिक्षक एक दक्ष है, वो पूरी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बना देते हैं, क्योंकि वो समय समय पर यथोचित शिक्षण कौशलों का प्रयोग करके छात्रों को सहभाग पूर्वक उस पूरे संप्रत्यय में सहभागी बनाकर रखता है और उस कक्षा को वो प्रभावी बना पाता है। शिक्षण कौशल के माध्यम से विषय वस्तु छात्रों को सरलता व सुगमता से सिखाई जा सकती है। शिक्षक को पता होता है कि यह इस संप्रत्यय का या इस विषय वस्तु को हमें छात्रों तक कैसे पहुंचाना है, उनको कैसे सिखाना है। तो उन शिक्षण कौशलों का, उन विधियों का प्रयोग करके वह उसको सिखाता है। शिक्षण कौशल से समस्त अंतःक्रिया को सक्रिय बनाया जाता है। जो अंतःक्रिया होती है शिक्षक और छात्र के बीच में, उसको सक्रिय बनाना भी इसकी एक विशेषता है। शिक्षण कौशल शिक्षक को नियोजित, लक्ष्य आधारित एवं प्रभावशाली शिक्षण का अवसर प्रदान करते हैं। तो जो शिक्षक को प्रभावशाली शिक्षण करना है, उसकी पहले वो योजना करता है, प्लान करता है, लेसन प्लान बनाता है, लक्ष्य निर्धारित करता है और उनको प्राप्त करने के लिए
जब हम उनको प्राप्त करेंगे तो प्रभावशाली शिक्षण होगा, क्योंकि प्रभावशाली शिक्षण का मतलब है अधिगम। जो हम सिखाना चाहते थे बच्चों को वो उन्होंने सीखा, तो उसके लिए शिक्षण कौशलों की आवश्यकता होती है और ये इसकी विशेषता है कि वो उसका अवसर प्रदान करते हैं। शिक्षण कौशल शिक्षकों को विद्यार्थियों की सीखने की प्रवृत्ति और व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण योजना बनाने में सहायता करता है, क्योंकि प्रत्येक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। व्यक्तिगत भिन्नता से तात्पर्य हर बच्चा एक क्षमता का नहीं है, उसके अंदर जो बौद्धिक क्षमता है, शारीरिक क्षमता है, अधिगम क्षमताएं हैं, वो पृथक पृथक हैं और उनको जानकर उसके अनुसार योजना बनाकर शिक्षण करना भी शिक्षण कौशल के अंतर्गत आता है और यह इसकी एक विशेषता है। ये कौशल शिक्षक में आत्म मूल्यांकन एवं निरंतर सुधार की प्रवृत्ति विकसित करता है। यदि शिक्षक के अधिगम जो लक्षित उद्देश्य हैं, जो अधिगम लक्षित अधिगम है, वो प्राप्त नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ है, उसके लिए वो आत्म मूल्यांकन करके निरंतर सुधार कर पाता है। शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया की विश्लेषणात्मक, उद्देश्यमूलक एवं वैज्ञानिक इसको बनाते हैं, क्योंकि जो शिक्षण कौशल हैं उनका उसने पूर्व में अभ्यास किया है प्रशिक्षण के दौरान, और उन प्रशिक्षणों के दौरान अभ्यास से उसमें दक्षता प्राप्त की है और दक्षता प्राप्त करने से उसको यह पता हो गया है, ये ज्ञात हो गया है कि शिक्षण के दौरान किन कौशलों का प्रयोग कब करना है और कैसे योजना बनानी है, तो वो इसको वैज्ञानिक और उद्देश्यमूलक बनाते हैं। शिक्षण कौशल का अभ्यास शिक्षकों को अधिगम के वातावरण को सहयोगात्मक, सहभागितापूर्ण बनाने में समर्थ बनाता है। तो कक्षा कक्षी वातावरण में बच्चों की सहभागिता नहीं होती यदि, तो शिक्षण एक तरफा हो जाएगा। तो ये टू वे होना चाहिए, ये दो तरफा होना चाहिए, द्विध्रुवीय होना चाहिए। शिक्षक और छात्र दोनों का परस्पर अंतःक्रिया आवश्यक है कक्षा में, तो यह सहयोग और सहभागिता बनाने में जो समर्थ बनाता है शिक्षक को शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल कौन कौन से हैं उनके बारे में विविध जो है शिक्षाविदों का मत है। प्रोफेसर डी एलन तथा प्रोफेसर के रायन ने शिक्षण प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए शिक्षण कौशलों की एक संगठित रूपरेखा प्रस्तुत की और उसके अंतर्गत उन्होंने जो 14 प्रमुख शिक्षण कौशल हैं उनको महत्वपूर्ण माना है, जिसमें उद्दीपन परिवर्तन यानी स्टिमुलस वेरिएशन, विन्यास प्रेरणा जो सेट इंडक्शन, समापन क्लोजर, शिक्षक मौन और अशाब्दिक संकेत, पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट, प्रश्न पूछने में गति, अनुशीलन प्रश्न, विकेंद्री प्रश्न यानी प्रॉबिंग क्वेश्चन, डाइवर्जेंट क्वेश्चंस, व्यवहार की पहचान एवं देखभाल और दृष्टांत देना, उदाहरणों का प्रयोग करना, व्याख्यान लेक्चरिंग, उच्च स्तरीय प्रश्न जो हायर ऑर्डर क्वेश्चन होते हैं, नियोजित पुनरावृत्ति प्लान्ड रिपीटेशन और संप्रेषण पूर्णता जो कम्युनिकेशन कंप्लीटनेस है। ये 14 जो हैं इनके द्वारा माने गए जो महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल हैं जिनका प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक को करना चाहिए। और इन शिक्षण कौशलों का प्रयोग यदि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होगा तो शिक्षण जो अधिगम प्रक्रिया है वो प्रभावी होगी। प्रोफेसर वी के पासी ने सूक्ष्म शिक्षण के संदर्भ में शिक्षक प्रशिक्षण हेतु 13 शिक्षण कौशलों को चिन्हित किया है और जो वो 13 शिक्षण कौशल है उसमें अनुदेशन उद्देश्यों को लिखना यानी कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स राइटिंग, और पाठ की प्रस्तावना यानी प्रस्तावना कौशल, प्रश्नों की प्रवाहशीलता जो प्रश्नकरण कौशल है, अनुशीलन प्रश्न, व्याख्या देना यानी कि एक्सप्लेन करना, उदाहरण के साथ दृष्टांत, उद्दीपन परिवर्तन, मौन एवं अशाब्दिक संकेत, पुनर्बलन, छात्रों की सहभागिता बढ़ाना, श्यामपट्ट का प्रयोग, समापन की प्राप्ति यानी कि क्लोजर, व्यवहार की पहचान एवं ध्यान, बच्चों के बिहेवियर को पहचानना और उस पर ध्यान देना उनको कि वह क्या व्यवहार कर रहे हैं। तो ये जो शिक्षण कौशल है 13 शिक्षण कौशल, यह यदि इनके अनुसार शिक्षण प्रक्रिया के दौरान यदि शिक्षक के द्वारा इनका प्रयोग किया जाता है तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी होगी। अब हम बात करते हैं शिक्षण कौशलों के संक्षिप्त परिचय के बारे में। जो हमने अभी इससे पहले बी के पासी जी के द्वारा बताए गए 13 कौशलों पर जो चर्चा की है उन बिंदुओं को हम संक्षेप में सभी कौशलों पर चर्चा करेंगे कि इन कौशलों में
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना है, क्या करना है, इन सभी बिंदुओं पर हम संक्षिप्त रूप में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो कौशल है वो शिक्षण उद्देश्यों का लेखन है, यानी कि राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इसमें जो हमें जो चीजें ध्यान रखनी है वो क्या होनी चाहिए, उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए, मापनीय और छात्र केंद्रित होने चाहिए। यानी कि उद्देश्य जो हम लिखें, उद्देश्य लेखन जब हम करें, पाठ योजना निर्माण से पूर्व उद्देश्य लेखन जब हम करें तो हमें क्या ध्यान रखना है, उसमें हमें यह ध्यान रखना है कि वह स्पष्ट हो, मापनीय हो कि हम उनका मापन कर सकें, और छात्र केंद्रित होने चाहिए कि छात्रों को हमें क्या सिखाना है, कितना सिखाना है, कैसे सिखाना है, ये सारी चीजें हम उद्देश्यों की पूर्ति कर रहे हों। तो स्पष्ट, मापनीय और छात्र केंद्रित होने चाहिए। ब्लूम टैक्सोनॉमी के अनुसार वर्गीकृत कर सकते हैं, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य। इस तरीके से हम उनकी टैक्सोनॉमी, ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अनुसार उनका वर्गीकरण करके हम उद्देश्य लेखन करें। उद्देश्य व्यवहारात्मक क्रिया शब्दों के साथ लिखें। उसमें जो उद्देश्य लेखन है, विशेष रूप से जब हम विशिष्ट उद्देश्यों की बात करते हैं, तो विशिष्ट उद्देश्य जब हम लिखते हैं तो विशिष्ट उद्देश्यों को लिखने के लिए हमें व्यवहारात्मक क्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए। जैसे छात्र धातु रूपों को सीखेगा, या छात्र धातु रूपों का पठन कर सकेगा, छात्र सुभाषित का सही उच्चारण कर सकेगा, तो इस तरीके से, या सही उच्चारण करेगा, इस तरीके से आपको यहाँ पर जैसे समझना, विश्लेषण करना, इस तरीके की क्रियाएं आपको वहां पर जोड़नी है। विशिष्ट परिस्थितियों को भी जोड़ना है। यह पाठ समाप्त होने के पश्चात, या यह सुभाषित श्लोक सस्वर वाचन होने के पश्चात छात्र इस सुभाषित का शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन करेगा। इस तरीके के आपको उसमें क्रियापदों के साथ यहाँ पर वाचन करेगा, इस तरीके से जो क्रियापद हैं उनका प्रयोग करना है। पाठ योजना में उद्देश्य जो उद्देश्य हैं वो कब हो, प्रारंभ में होने चाहिए। पाठ योजना जो हम बनाते हैं उसमें उद्देश्य सबसे पहले निर्धारित होंगे, उसी के बाद हम प्रस्तावना और शिक्षण विधियां और पूरे प्रस्तुतिकरण भाग को हम निर्धारित करेंगे, क्योंकि उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही हम ये योजना बना रहे हैं। तो उद्देश्य पूर्व में होंगे, उनके उद्देश्यों से वो मूल्यांकन जो है वो समन्वित होगा, और वो जो पूरी शिक्षण प्रक्रिया होगी उन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए होगी। अगला जो बिंदु है वो है मूल्यांकन और उद्देश्यों का परस्पर समन्वय हो, यानी कि जो उद्देश्य बनाए हैं और जो मूल्यांकन करेंगे हम, वो एक दूसरे से समन्वित हो, अलाइंड हो, यानी पूरी शिक्षण प्रक्रिया उद्देश्यों को आधारित करके उद्देश्यों के अनुसार चलेगी, और उसका मूल्यांकन उन उद्देश्यों की पूर्ति हुई है या नहीं हुई है उसको दर्शाएगा। अगला जो बिंदु है, विद्यार्थियों को उद्देश्य से अवगत कराएं। जो उद्देश्य है हमारे कि आप जो है आज इस कक्षा में यह सीखेंगे, यह कर पाएंगे, इस कक्षा के समाप्त होने पर या इस विषय वस्तु को पढ़ा देने के पश्चात आप यह सीखेंगे, आप इतना सीख पाएंगे, इस तरीके से आप उनको बता दें। संक्षिप्त और सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग करें। उद्देश्यों के लिए आप संक्षिप्त और सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग करें, जिसमें परिस्थिति, जिसमें जो है क्रियापद का प्रयोग इत्यादि का प्रयोग करके आप स्पष्ट रूप से इसको प्रयोग करें। उद्देश्य पाठ की दिशा और विधि निर्धारित करते हो। उद्देश्य ऐसे बनाए जाएं जो कि पाठ की दिशा, यानी कि जो हम पढ़ाने जा रहे हैं उस शिक्षण प्रक्रिया की दिशा को निर्धारित करते हो, और जो विधियों का चयन करना है उनको भी निर्धारित करते हो। इस प्रकार से शिक्षण उद्देश्यों का लेखन करना है। और शिक्षण उद्देश्यों के लेखन में हमको विशेष रूप से जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि पूरी शिक्षण प्रक्रिया हमारे उद्देश्यों पर ही निर्धारित होती है। तो यह एक कौशल है, उद्देश्यों का लेखन, इसका निरंतर अभ्यास आपको इसमें कुशल बनाएगा, उद्देश्यों के लेखन में कुशल बनाएगा, और जो पूरी शिक्षण प्रक्रिया को समुचित रूप से संचालित करने में सहायक होगा। अगला जो कौशल है वो है पाठ प्रस्तावना, यानी इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। अगर लेसन को जब हम पाठ्य वस्तु का प्रारंभ कर रहे होते हैं तो उसको हम इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसको प्रस्तावित करने के लिए हम क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये देखते हैं। पहला जो बिंदु है उसमें देखें आप, छात्रों की रुचि जागृत करने वाले प्रश्न पूछें। इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि जो पूर्व ज्ञान है उनका
और नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए हम उसमें छात्रों की रुचि जगाने के लिए प्रश्न पूछ सकते हैं कि वो पहले हमारे तरफ रुचि, हमारे पाठ में रुचि उनकी आए। पूर्व ज्ञान से जोड़ने वाले संकेत तो उन प्रश्नों के माध्यम से, विविध संकेतों के माध्यम से, विविध कथा, कहानी, चित्र इत्यादि के माध्यम से हम उनको पूर्व ज्ञान से जोड़ने का प्रयास करें और उसमें ऐसे संकेत हों जो उनको पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ रहे हों। शिक्षण सामग्री की भूमिका स्पष्ट करें कि जब जो आप शिक्षण सामग्री लाए हैं कि हम ये इस चित्र से ये करेंगे, इस चित्र को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है, तो वो जो शिक्षण सामग्री है उसकी भूमिका स्पष्ट करना है कि इससे हम क्या करेंगे आज। रोचक घटना, चित्र, कहानी से शुरुआत करना है क्योंकि जब हमें रुचि जगानी है तो हमें किसी ऐसी गतिविधि का प्रयोग करना है, ऐसी किसी शिक्षण विधि का प्रयोग करना है जिससे रुचि जागृत हो। जैसे यहाँ पर घटना, चित्र, कहानी से शुरुआत करने के लिए कहा गया है, तो ये जो विधियां हैं ये रुचिकर बना सकती हैं पाठ को, तो इस प्रकार आप शुरुआत कर सकते हैं। उद्देश्य को सहज रूप में प्रस्तुत करें। जो पाठ प्रस्तावना है इसमें जो उद्देश्य है उसको ऐसे सहज रूप में प्रस्तुत कर देना है कि छात्रों को नवीन ज्ञान तक ले जाया जा सके। छात्रों को सक्रिय रूप में जोड़ना है। कक्षा से, विषय वस्तु से, उस शिक्षण प्रक्रिया से छात्रों को हमें सक्रिय रूप से कैसे जोड़ें ये ध्यान रखना होता है पाठ प्रस्तावना बनाते समय। उत्साहवर्धक वातावरण बनाएं। जब हम पाठ प्रस्तावना के लिए जाते हैं तो उसमें हमें क्या करना है, एक ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें बच्चे उत्साहित हों अगला पाठ पढ़ने के लिए। आपकी जो शिक्षण प्रक्रिया चलेगी उसमें वो उत्साह से प्रतिभाग कर सके, ऐसा एक आपको वातावरण वहां बनाना है। उसमें सबसे पहला जो कार्य होगा वो जब आप कक्षा में प्रवेश करते हैं तब उस समय आप छात्रों को एक मुस्कान के साथ, एक जो है मंद स्मित के साथ आप जो है उनको गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, उनको शुभ प्रभातम कह सकते हैं, उनको ग्रीट कर सकते हैं। इस प्रकार आप उनको थोड़ा सा अपने और आकर्षित भी कर पाते हैं, उनका ध्यान अपनी ओर आ जाता है। तो जब हम यह करते हैं तो एक उत्साह का पैदा होता है। कोई कहानी, कोई ऐसा कथन, कोई ऐसा जो है उसमें कोट बोलकर हम उनको उत्साहवर्धक वातावरण बनाएं। समयबद्ध एवं प्रासंगिक शुरुआत होनी चाहिए। जो उसके लिए निर्धारित समय है तो उस समय में वो प्रस्तावना पूरी हो। ऐसा ना हो कि पूरी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान हम पाठ प्रस्तावना के लिए ही पूरा समय ले लें। समयबद्ध रहना है और प्रासंगिक होना है कि जो विषय वस्तु पढ़ाई जा रही है, पाठ प्रस्तावना में जो गतिविधि का प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वो प्रश्नकरण हो, चाहे वो चित्र विधि हो, या फिर कहानी या फिर घटना के बारे में बता रहे हो, किसी उदाहरण, कविता इत्यादि के माध्यम से अगर बता रहे तो वो प्रासंगिक होना चाहिए, प्रसंग के अनुकूल होना चाहिए। तो ये दूसरा कौशल है। तीसरा कौशल है प्रश्न पूछने में प्रवाह, फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग। तो इसमें जो है क्वेश्चन करने में आपका प्रवाह कैसा होना चाहिए उसके बारे में स्पष्ट किया गया है कि प्रश्न संक्षिप्त, स्पष्ट और उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए। आप जो प्रश्न पूछें वो संक्षिप्त होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए और उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए। तो इस प्रकार आप पे प्रवाह बनेगा। जैसे जो अगर आप पूछें कि कंस की माता का नाम क्या था, तो इस प्रकार से आप एग्जैक्ट, स्पष्ट और जो है एक उद्देश्यपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं। उसमें कैसे और क्यों जब जोड़ेंगे तो उसमें चिंतन क्षमता का भी विकास होगा। उच्च, मध्यम व निम्न स्तर के प्रश्नों का संतुलन होना चाहिए। आप जितने प्रश्न पूरी शिक्षण प्रक्रिया के दौरान पूछेंगे उसमें प्रवाह के लिए यह भी ध्यान रखना है, प्रवाह के अंतर्गत, कि आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो किस स्तर के हैं। अगर वो निम्न स्तर के हैं, निम्न स्तर का मतलब सरल स्तर के हैं, या कुछ कठिन हैं, या उससे भी ज्यादा कठिन हैं, तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप अलग अलग स्तरों का संतुलन बनाकर आपको प्रश्न पूछने हैं। ऐसा नहीं कि ज्यादा सरल ही क्वेश्चन हो, या फिर ज्यादा कठिन प्रश्न हो, या फिर मध्यम प्रश्न हो। तो प्रायः इनका संतुलन बनाकर हमें प्रश्नों का प्रवाह संतुलित करना चाहिए। छात्रों को उत्तर देने के लिए पर्याप्त समय दें। आपने प्रश्न पूछा, उसके बाद दोबारा से प्रश्न पूछा, उसको उत्तर देने का समय ना देते हुए तीसरे से प्रश्न पूछ लिया, इस प्रकार से आप उत्तर देने का समय नहीं दे रहे हैं तो यह प्रवाह नहीं बना पाएगा। तो प्रश्न पूछने में इसका भी ध्यान रखना है कि आपको छात्र को समय देना है उत्तर देने के लिए। प्रश्न भाषा स्तर के अनुकूल हो। जो भाषा का स्तर है उसके अनुकूल होने चाहिए, यानी कि प्रश्नों की जो भाषा है वह जो स्तर है, जैसे कक्षा 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, इनमें स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। उनका जो स्तर है, मानसिक स्तर है, बौद्धिक स्तर है,
उनका जो कक्षा का स्तर है, उनका जो अधिगम का स्तर है, उसके अनुसार भाषा का प्रयोग किया जाए। उत्तर के बाद अगले प्रश्न में तारतम्य हो। यदि प्रश्न ऐसा पूछा गया है जिसका उत्तर है और उस उत्तर से अगले प्रश्न को जब पूछा जाएगा तो ऐसा बनाना चाहिए जिससे वो पिछले उत्तर से अगले प्रश्न को जोड़ा जा रहा हो, तारतम्यता हो, उसमें एक सीक्वेंस हो कि यह प्रश्न पिछले प्रश्न से संबंधित है। प्रश्नों की गति नियंत्रित होनी चाहिए। आप एक साथ बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं या एक बिल्कुल प्रश्न ही नहीं पूछ रहे हैं, तो आपकी गति जो है वो नियंत्रित होनी चाहिए कि कब कितने क्वेश्चन, कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन पूछना है, ये सब आपको आपके नियंत्रण में होना चाहिए। शंका समाधान की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए कि यदि छात्रों में डाउट आ रहे हैं, छात्रों को संदेह हो रहा है, शंकाएं हो रही, तो उसको प्रवृत्ति जो उनकी है उसके समाधान के माध्यम से उसको बढ़ावा देने का प्रयास करें। वह भी इस प्रश्न पूछने के कौशल में एक प्रवाह की गति जो कौशल है, यानी कि फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग आपकी इसमें आप दक्ष होंगे। तो इन सभी बातों का इसमें ध्यान रखना होता है। जो चौथा कौशल है वो है परीक्षण प्रश्न, यानी आपको जो प्रश्न मध्य में करने हैं शिक्षण के दौरान वो कैसे करने हैं। पहला बिंदु देखें, उत्तर के पीछे तर्क पूछें। जैसे किसी से आपने प्रश्न पूछा तो उसने जो है जो उत्तर दिया तो उसमें कैसे, क्यों, इस तरीके के प्रश्नों को जोड़कर आप उनके पीछे के तर्क को जानने का प्रयास करें। अधूरे उत्तरों को विस्तृत करवाएं। किसी बच्चे ने उत्तर दिया लेकिन अधूरा उत्तर था, तो उसमें उसको कुछ हिंट देकर, कुछ संकेत देकर, कुछ और नए क्वेश्चन करके उस उत्तर को और विस्तृत करवाने का प्रयास करना चाहिए। चिंतन क्षमता को बढ़ाने वाले प्रश्न पूछें। ऐसे भी प्रश्न मध्य में करने चाहिए कि जो उसके चिंतन क्षमता को बढ़ा सकें, जो उसकी चिंतन क्षमता में वृद्धि करें। छात्र के उत्तर को पुनः अभिव्यक्त करने को कहें। छात्र को पुनः कहें कि हाँ आपने क्या बोला, जो उत्तर है उसको पुनः बोलिए। तो उसको फिर से बोलने से जो है उसके उत्तर को और अधिक सुदृढ़ता मिलती है और वह अपने उत्तर को और सटीकता से बता पाता है। वैकल्पिक उत्तरों के लिए भी प्रेरित करें, यानी एक उत्तर दिया है, क्या और कोई इसका समाधान हो सकता है या कोई और इसका उत्तर बता सकता है। तो इस तरीके से आप जो है वैकल्पिक उत्तरों के लिए प्रेरित करें कि उसका और भी उत्तर आ सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हम प्रश्न करते हैं कि राम और रावण के युद्ध से हमें क्या सीख मिलती है, तो इसमें कोई उत्तर बताएगा। उसके अलावा अगर आप कुछ चाहते हैं तो दूसरे से पूछिए या फिर उसमें कुछ हिंट देके। तो इस प्रकार से आप जो है जो प्रश्नों के उत्तरों के लिए, वैकल्पिक उत्तरों के लिए उनको प्रेरित करना है। गहराई में जाकर अवधारणाओं का परीक्षण करें। अवधारणाएं जो हैं, वो जो संप्रत्यय हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं, उनको छात्रों तक जो है प्रश्नों के माध्यम से आप उनकी समझ को परीक्षित करें कि उनके समझ कहाँ तक, कितनी गहरी समझ है इस संप्रत्यय के विषय में। छात्रों को स्वमूल्यांकन हेतु प्रेरित करें। उनको जो है इसलिए भी प्रेरित करना है कि मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, आप उत्तर दे पा रहे हैं, इसका मतलब आप जो है हमें अच्छे से सुन रहे हैं, आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ रहे हैं। इस प्रकार आप जो है इसको छात्रों को प्रेरित कर सकते हैं। विद्यार्थियों के आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ाने के लिए इस कौशल का प्रयोग करें। इस कौशल यानी परीक्षण प्रश्नों का प्रयोग जो है वो आप जो है विद्यार्थियों की चिंतन कौशल को बढ़ाने के लिए, चिंतन क्षमता को, अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए। अगला जो कौशल है उन 13 कौशलों में ये जो 5वां कौशल है वो व्याख्या कौशल है। व्याख्या कौशल यानी कि जब हम किसी पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु को की व्याख्या करते हैं विविध रूपों में, तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए, क्या किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, वो प्रमुख बिंदु हैं। विषय वस्तु को सरल क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करें। जो हमारी विषय वस्तु है उसको हम सरल रूप में और क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करें। व्याख्या कौशल के अंतर्गत परिभाषाएं स्पष्ट रूप से दें। जो उसमें परिभाषाएं दी जाएं, जो संप्रत्यय बताया जाए, उसका कॉन्सेप्ट बताया जाए, उसको स्पष्ट रूप से बताया जाए। कारण और प्रभाव समझाएं कि कारण यह था, इसका प्रभाव क्या हुआ। तो कॉज एंड इफेक्ट के जो संप्रत्यय पर हम पूरे अपने इस व्याख्या कौशल को चला सकते हैं कि यदि ऐसी सिचुएशन हुई, ऐसी स्थिति हुई तो इसका परिणाम ये हुआ, इसका प्रभाव ये हुआ। तो इस प्रकार से हम व्याख्या कौशल में
हम इसको भी शामिल कर सकते हैं। उदाहरणों का यथास्थान प्रयोग करें। व्याख्या करते समय हम दैनिक जीवन से संबंधित अथवा अपनी विषय वस्तु से जो प्रासंगिक जो उदाहरण हैं उन उदाहरणों का प्रयोग कर यथास्थान प्रयोग करके व्याख्या कौशल को और अधिक सुदृढ़ कर सकते हैं। संप्रेषण शैली सजीव हो। जब आप व्याख्या कर रहे होते हैं तो आप मूल रूप से विषय वस्तु को नहीं पढ़ा रहे होते हैं। जैसे यदि भाषा के संदर्भ में हम देखें तो संस्कृत का यदि आप कोई गद्य पाठ पढ़ा रहे हैं तो पहले आप जो आदर्श वाचन करते हैं उसके बाद अनुवाचन करते हैं, तो उसमें यदि हिंदी अर्थ बता रहे हैं केवल तो अंतिशः आप अर्थ बताते हैं, लेकिन उसमें अगर आप व्याख्या जब उनकी करेंगे तो उसके उदाहरणों को, उसकी आसपास के जो प्रासंगिक जो घटनाएं हैं उनको शामिल करते हुए उसकी व्याख्या कर रहे होते हैं, तो आपकी संप्रेषण शैली है वो सजीव होनी चाहिए। यदि वो निर्जीव हो जाएगी तो छात्रों की रुचि आपकी जो है विषय वस्तु से कम हो जाएगी। छात्र की समझ के अनुसार पुनरावृत्ति करें। यदि आप जो है ये समझ गए हैं कि छात्रों ने कितना समझा है या नहीं समझा है, उसके अनुसार आपको पुनरावृत्ति भी करनी है कि आप जो है उसको दोहराएं। तकनीकी शब्दावली समझाएं। यदि मध्य में ऐसे कोई शब्द आए हैं जिनको समझाना उदाहरणों के माध्यम से, पर्याय विलोम आदि के माध्यम से या शब्दों वाक्य प्रयोग के माध्यम से यदि समझाना आवश्यक है तो उसमें उस शब्दावली को भी समझाएं। चित्र में चार्ट चित्रों को जोड़ें। जो है शिक्षण में आपको चार्ट और चित्रों को भी जोड़ना है। क्यों? व्याख्या कौशल को और सुदृढ़ करने के लिए और अपनी विषय वस्तु को सरल और स्पष्ट करने के लिए आप यदि उसमें चित्र जोड़ लेते हैं एक कहानी के जो है प्रारूप में अथवा जो है फ्लो चार्ट के रूप में, इस तरीके से अगर आप चित्रों को जोड़ते हैं तो उस व्याख्या को करना और स्पष्ट और प्रभावी हो जाएगा, और जिससे आप व्याख्या कौशल को और दक्ष बना सकते हैं, आप उसमें और सुदृढ़ हो सकते हैं। तो जो व्याख्या करना है वो एक कौशल है और यह एक शिक्षक को सीखना चाहिए। तो सूक्ष्म शिक्षण के दौरान इन सभी कौशलों पर हम अभ्यास करते हैं, इन सभी कौशलों पर कार्य करते हैं। अगला जो कौशल है वह है उदाहरणों द्वारा स्पष्टीकरण। तो जब हम स्पष्टीकरण देते हैं विषय वस्तु के अंतर्गत विभिन्न पक्षों का, तो उसमें हम उदाहरणों को शामिल करें। वास्तविक जीवन के उदाहरणों का प्रयोग करना है कि जो छात्र के वास्तविक जीवन से संबंधित उदाहरण हो। जैसे सत्संगति अगर आप सुभाषित पढ़ा रहे हैं तो उसमें आपको छात्र को जो है उसके आसपास के जो प्रासंगिक उदाहरण हैं, जीवन से जुड़े हुए उदाहरण हैं, वो देने चाहिए। यदि आप पढ़ा रहे हैं कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, तो सत्य की ऐसी घटनाएं बताना है, ऐसे जो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने सत्य के मार्ग पर चलकर जो है लोगों को सीख दी है, इस प्रकार के व्यक्तित्व के बारे में, ऐसे प्रासंगिक जो घटनाएं हैं जो दैनिक जीवन में हो रही हैं उनको प्रयोग करें उदाहरण के रूप में। छात्रों से भी उदाहरण पूछें। आप छात्रों से भी पूछ सकते हैं, हाँ आप भी उदाहरण बताइए, इसके लिए कौन सा उदाहरण उचित हो सकता है, या आपके जीवन में कोई ऐसा घटना हुई है या ऐसी कोई जो है कहानी है जो आप इसके लिए उदाहरण में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप छात्रों से भी उदाहरण पूछ सकते हैं। उदाहरण विषय से प्रत्यक्ष जुड़े होने चाहिए। जो उदाहरण हैं वो विषय से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होने चाहिए। ऐसा नहीं कि उदाहरण अलग दे रहे हैं आप और विषय कुछ और है, तो वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होना चाहिए। यह भी आपको उदाहरणों के स्पष्टीकरण करते समय ध्यान देना है। उदाहरणों द्वारा जब स्पष्टीकरण दे रहे हो, उदाहरणों में विविधता हो, यानी कि जो उदाहरण हो वो विभिन्न आयामों से संबंधित हो, विभिन्न पक्षों से संबंधित हो, और वह उस विषय के जो प्रासंगिक जो सभी पक्ष हैं उनको कवर कर रहे हो, उनको जो है वो संपूर्ण कर रहे हो। उदाहरणों से अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करें। तो उदाहरणों से जो है अवधारणाओं की आप गहन समझ कैसे विकसित करेंगे कि उदाहरण देकर आप कॉन्सेप्ट्स को और सरल बनाकर उनकी गहन समझ विकसित कर सकते हैं। कठिन विषयों को सरल बनाने हैं तो उदाहरण आवश्यक हैं। जो कठिन विषय हैं उनको और उदाहरणों के माध्यम से, प्रारूप के माध्यम से, एनालॉजी के माध्यम से हम उनको और सरल बना सकते हैं। दृष्टांतों, कथाओं, प्रयोगों का उपयोग करें। इस प्रकार से आप कोई दृष्टांत दे सकते हैं, कथा के माध्यम से आप बता सकते हैं, उनका उदाहरण दे सकते हैं, प्रयोग के माध्यम से आप उदाहरण दे सकते हैं। तो इस प्रकार आप इनका उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें कि मित्र की बात
जो नहीं सुनता है उसका विनाश हो जाता है। तो दुर्बुद्धि विनश्यति एक जो पाठ है उसमें आप ऐसी घटनाओं का, ऐसी कथाओं का जिक्र कर सकते हैं कि उन्होंने कछुए ने अपने मित्रों की, हंसों की बात नहीं मानी और उसको जो है फिर वह उसका परिणाम भुगतना पड़ा। तो इस प्रकार से आप उसमें विविध उदाहरणों को उसको बताने के लिए कि हमें मित्र की बात क्यों माननी चाहिए, सन्मित्र कैसे होते हैं, इन सभी के उदाहरण आप वहां पर दे सकते हैं। दृश्य श्रव्य माध्यमों से उदाहरणों को रोचक बनाएं। आप मान लीजिए आप कोई कहानी, कथा पढ़ा रहे हैं, उसमें एनिमेशन यदि मिल जाता है तो और अच्छा है। उसके चित्र, उसके वीडियोस तकनीकी के माध्यम से आप बना सकते हैं और उनको और प्रभावी तरीके से उन कथाओं को प्रस्तुत कर सकते हैं विजुअल के रूप में, दृश्य सामग्री के रूप में और दृश्य श्रव्य के रूप में भी उसमें आप उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें बाल राम कथा, एक जो पुस्तक है, उसके अंतर्गत यदि हम राम कथा का जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसमें मान लीजिए राम का वनगमन, इस तरीके से अगर चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो उसमें हम कुछ चित्रों के माध्यम से उसके जो प्रसंग है उनको दिखा सकते हैं और रोचक बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम उदाहरणों के द्वारा स्पष्टीकरण कर सकते हैं अपने पाठ्य वस्तु का, अपने विषय वस्तु का। अगला जो कौशल है वो है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, यानी कि स्टिमुलस वेरिएशन। यह एक महत्वपूर्ण कौशल है कक्षा में सजीवता बनाए रखने के लिए, कक्षा को जागृत रखने के लिए, छात्रों को सहभाग करने के लिए, छात्र सहभागी रहें, सक्रिय रहें और शिक्षण प्रक्रिया जो है सजीव रूप में, सक्रिय रूप में चलती रहे, इसलिए यह कौशल आवश्यक है। इसमें जो है हमें क्या ध्यान रखना है, आवाज, गति और शैली में परिवर्तन करें। कभी कभी आपको आवाज की गति का परिवर्तन करना है, कभी तेज बोल रहे हैं तो कभी धीरे हो गए, कभी शैली में परिवर्तन करना है। तो इस प्रकार से आपके आवाज, गति और शैली में परिवर्तन करने से छात्रों का ध्यान आपकी तरफ आता है। जैसे आप जो है यदि कक्षा में आदर्श वाचन कर रहे हैं, उस समय छात्रों को भी पढ़ा रहे हैं, तो उसमें स्टिमुलस वेरिएशन का प्रयोग इस प्रकार से भी हो सकता है कि हम छात्रों को कहें कि जहां पर मैं पढ़ रहा हूं वहां पर मैं जब जिस शब्द का अशुद्ध उच्चारण करूंगा आपको उसका शुद्ध उच्चारण करना है। तो जैसे ही मान लीजिए हमने आवाज, गति और शैली में परिवर्तन करें, इसकी जगह पर हमने बोला परिवर्तन ना करें, तो छात्र उस पे ये ध्यान रखते हैं कि कहां पर गलत बोला और उसको फिर वो सही से बोलते हैं। हाँ, परिवर्तन करें इस प्रकार से, तो एक उनकी सक्रिय सहभागिता बनी रहती है, जिससे वो उस शब्द पर ध्यान न देकर वो कक्षा में सक्रिय रहते हैं और जो हम उनको पढ़ा रहे हैं, जो पंक्तिशः उनको पढ़ा रहे हैं, उस पंक्ति पर भी उनका ध्यान बना रहता है, पुस्तकों में उनका ध्यान बना रहता है। शारीरिक गतिविधियां और संकेत शामिल करें। आप जो है इसमें शारीरिक गतिविधियां शामिल करें। जब हम कहें, अगर हम कुछ ऐसी बात कह रहे हैं, ऐसी कोई कहानी पढ़ा रहे हैं जिसमें हमें उनको बताना हो कि एक छोटा सा, जब छोटा सा कह रहे हैं तो हमको हमारे जो है संकेत भी वैसे होने चाहिए। एक बहुत घना जंगल था, आपके संकेत, आपके हाव भाव ऐसे होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से जब आप विषय वस्तु के अनुकूल शारीरिक गतिविधियों और संकेतों को शामिल करते हैं तो छात्रों का ध्यान आपकी ओर रहता है और वो सक्रिय रहते हैं। कक्षा में चलकर शिक्षण करें। इससे क्या तात्पर्य है कि कक्षा में आपको एक जगह स्थिर होकर शिक्षण नहीं करना है, आपको पूरी कक्षा में चल के, आप कुछ समय पर चलकर, कुछ रुककर, इस प्रकार से आपको शिक्षण करना है, जिससे आपका सभी छात्रों पर ध्यान बराबर रहेगा और सभी छात्रों को यह भी आभास रहेगा कि आप उन तक भी जा रहे हैं और वहां तक भी पहुंच रहे हैं, उनकी गतिविधियों पर भी ध्यान रख पा रहे हैं। शिक्षण सामग्री और माध्यम बदलें। जैसे आप सामान्यतः ओरल, उसके बाद आप कोई चार्ट दिखा दें, उसके बाद आप किसी मॉडल को प्रेजेंट कर दें, उसके आप किसी दृश्य श्रव्य के माध्यम से पढ़ा दें, कोई ऑडियो प्ले कर दिया आपने, तो वहां पर जो है इस शिक्षण सामग्री के परिवर्तन से क्या होगा, या माध्यम परिवर्तन करने से क्या होगा कि छात्र इस विषय वस्तु की ओर ध्यान और सक्रिय रहेंगे। छात्रों से संवाद बनाए रखें। बीच बीच में संवाद शैली के माध्यम से आप जो प्रशिक्षण कर रहे हैं तो उसमें संवाद शैली के माध्यम से छात्रों से संवाद बनाए रखें। हाँ, आप बताइए इसमें हमने अभी क्या बोला, या फिर आप
कुछ क्वेश्चन पूछ के। तो इस प्रकार आप विविध कौशलों का प्रयोग करके इन सभी चीजों को आप इसमें उद्दीपन परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें चौंकाने वाले प्रश्नों से रुचि बनाए रखें। कुछ ऐसे प्रश्न बीच में करने हैं जिससे छात्रों को आश्चर्य हो या वो थोड़ा सा उत्सुक हो जाएं, इस तरीके से चौंक जाएं कि उनकी रुचि इसमें बनी रहे कि अच्छा ऐसा भी है। तो निराशा से बचने हैं तो विविध विधियां अपनाएं। ऐसी कक्षा जहां पर बच्चे डल ना हो जाएं, बच्चे सोने ना लगे, तो उसको जो है बरकरार रखने के लिए कहने का तात्पर्य है कि कक्षा को सजीव बनाए रखने के लिए आपको विविध गतिविधियों का समावेश करना होगा आपके शिक्षण में। तब आपकी पूरी शिक्षण प्रक्रिया बहुत ही सजीव तरीके से चलेगी और उस सजीवता को हम विविध कौशलों के माध्यम से बना सकते हैं, उनका अभ्यास करके उनमें दक्ष हो सकते हैं और उस दक्षता का प्रयोग हम वास्तविक शिक्षण में कक्षा कक्ष में हम कर सकते हैं। तो यह सूक्ष्म शिक्षण के दौरान इन सभी कौशलों का प्रयोग हमें बहुत अभ्यास के रूप में बहुत अच्छे से करना है और उसमें दक्षता प्राप्त करनी है। मौन और अशाब्दिक संकेत, इस कौशल के अंतर्गत क्या किया जाता है? उपयुक्त समय पर मौन प्रभावी हो सकता है। आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं सुन रहे हैं, पीछे हैं, या कुछ बच्चे आप पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए मौन हो गए। तो मौन होने से क्या होगा? वहां पर एक जो मौन है वो कभी कभी वो प्रभावी कार्य करता है और सभी बच्चे शिक्षक क्यों मौन हो गया यह सोचकर आपकी ओर जो है ध्यान आकर्षित हो जाते हैं। दृष्टि संपर्क बना रखें। सभी छात्रों पर, पूरी कक्षा में सभी तरफ छात्रों पर दृष्टि संपर्क बना रखें कि वो जो छात्र आपको देख रहा है उसको आपने देखा, फिर पीछे बैठे हुए छात्रों को देखा। इस प्रकार आप दृष्टि संपर्क बनाए रहें। सिर हिलाना, मुस्कान, भ्रूभंगिमा इत्यादि संकेत। तो सिर हिलाना, मुस्कान, भ्रूभंगिमा, इन सभी संकेतों का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, क्योंकि सिर हिलाना और जो है मुस्कुराना, कोई कुछ ऐसा बोल रहा है या आपस में बात कर रहे हैं, तो एक बार अगर आप मुस्कुरा देते हैं उनको देख के या इस तरीके से उनको सिर हिला के बोल देते हैं, तो वो उनको समझ आ जाता है कि सर हमको देख रहे हैं या वो शिक्षक हमें देख रहा है, तो वो फिर कक्षा में फिर से वापस सक्रिय हो जाते हैं। तो इस प्रकार आप भ्रू भंगिमा का भी प्रयोग कर सकते हैं कि आप जो है अपनी जो भ्रू हैं, भौहें हैं, उनका प्रयोग करके आप अपने एक्सप्रेशन के माध्यम से छात्रों को इसमें अशाब्दिक या मौन संकेत दे सकते हैं। हाथों से स्पष्ट संकेत करें। हाथों से स्पष्ट संकेत करना है तो हाथ से जो संकेत होंगे वो भी अशाब्दिक या मौन संकेत होंगे। इस प्रकार के संकेत आपको करना है। ये एक तरीके का उद्दीपन परिवर्तन में भी कार्य कर पाएगा। शिक्षण की गंभीरता का संप्रेषण हो, ऐसा आप संप्रेषण करें, ऐसा जो है आप जब शिक्षण कर रहे हो तो ऐसा लगना चाहिए छात्रों को कि शिक्षण जो है वो एक गंभीर विषय है और इससे हमें सीखना चाहिए, इसमें हमें सक्रिय होना चाहिए। बिना बोले छात्रों को निर्देश देना। बिना बोले छात्रों को निर्देश देना, यदि मान लीजिए कोई छात्र है जिसके पास पुस्तक नहीं है तो उसको आप निर्देश दे सकते हैं, पास वाले के पुस्तक में देखिए, आप पड़ोसी के उसमें पुस्तक में देखिए। तो आप बिना बोले ही, क्योंकि आप कुछ और बोल रहे हैं, कुछ और बात कर रहे हैं, उनसे संपर्क में हैं, अन्य छात्रों से विषय वस्तु को प्रस्तुत कर रहे हैं, आप दूसरे छात्र को इस तरीके से बिना जो है बोले आप संकेत या निर्देश दे सकते हैं। ध्यान आकर्षित करने का प्रभावशाली उपाय है कि आप जो है उनका ध्यान आकर्षित कर पाए। मौन और अशाब्दिक संकेतों से छात्रों को सोचने के लिए स्थान देना, ये भी मौन और अशाब्दिक संकेतों में शामिल है। आप थोड़ी देर शांत हो गए तो वो थोड़ा सोचेंगे, थोड़ा उनको एक स्पेस मिलेगा उसको सोचने के लिए। तो ये कुछ मौन और अशाब्दिक संकेतों के प्रयोग में भी हमें कुशलता लानी चाहिए यदि हम कक्षा शिक्षण के दौरान जाते हैं, और यह संभव होगा सूक्ष्म शिक्षण से, अभ्यास के माध्यम से। यदि हम अग्रिम कौशल के बारे में बात करें, पुनर्बलम, जो कि 9वां कौशल है, इस 9वें कौशल में अगर हम देखेंगे तो छात्रों के उत्तर पर सकारात्मक प्रतिक्रिया हमको देनी चाहिए कि जब छात्र कोई उत्तर दे तो हमें उसे सकारात्मक प्रतिक्रिया देनी है। हो सकता है उसका उत्तर गलत हो या कुछ सही हो, आंशिक रूप में सही हो, तो इस प्रकार उसको सकारात्मक प्रतिक्रिया ही देनी है कि आपने प्रयास अच्छा किया है लेकिन उत्तर ये वाला सही है। इस तरीके से आप और इसको सही कर सकते हैं। मौखिक रूप से बहुत अच्छा, सही उत्तर
और अमौखिक रूप से मुस्कान से हिलाना इत्यादि के रूप में आप पुनर्बलन दे सकते हैं। गलत उत्तर पर प्रोत्साहन के साथ सुधार करें। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया और इसमें ये सुधार करते तो और अच्छा होता है। इस प्रकार से आप जो है प्रोत्साहन तो दें और उसमें सुधार भी करें। पुनर्बलन का समय सटीक होना चाहिए। जब आप पुनर्बलन दे रहे हैं वो समय क्या है, कब पुनर्बलन देना है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये तब पता होगा जब आप उस कौशल का निरंतर अभ्यास करते हैं और उस कौशल के अभ्यास में निपुण हो जाते हैं। वांछित उत्तरों को दोहराएं। जो ऐसे उत्तर हैं जिनको कुछ छात्रों ने बताया है तो उसको दोहरा सकते हैं। इस प्रकार से भी हम पुनर्बलन देते हैं कि उसको लगता है कि हमारे उत्तर को दोहराया गया है। छात्र शिक्षक के जो है दोहराने से उसको प्रोत्साहन मिलता है, पुनर्बलन मिलता है और वो दोबारा उत्तरों को उत्तर देने के लिए प्रेरित होता है। आत्मविश्वास व सक्रियता बढ़ाने में सहायक है पुनर्बलन, क्योंकि कक्षा में यदि सकारात्मक पुनर्बलन मिल रहा है तो छात्र की सक्रियता बढ़ने लगती है, आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। अनुशासन बनाए रखने में भी सहायक होता है। यदि हमें व्यवहार, जो वांछित व्यवहार है उसको पुनर्बलन देना है तो सकारात्मक पुनर्बलन होगा। यदि कोई अवांछित व्यवहार है जो कि कक्षा को अनुशासनहीन बना रहा है या अनुशासनहीनता उसमें हो रही है, अनुशासन बनाए रखने में जो है वो अवरोध पैदा कर रहा है, तो आपको क्या करना है, उसमें फिर आपको नकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग करना है। तो नकारात्मक पुनर्बलन भी इस प्रकार हो जो कि सुधारात्मक हो, जो उसके अवांछित व्यवहार को निराकृत कर सके, वो अलग कर सके। तो इस प्रकार पुनर्बलन का प्रयोग करना चाहिए और पुनर्बलन भी एक कौशल है जिसका निरंतर अभ्यास करने से हम कक्षीय वातावरण को सजीव बना सकते हैं। अगला जो कौशल है वो है विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाना। कक्षा में शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को हम कैसे सक्रिय सहभागिता के लिए प्रेरित करें, उसमें प्रश्नों द्वारा अधिक से अधिक छात्रों को जोड़ना शामिल है कि हम अधिक से अधिक छात्रों को प्रश्नों के माध्यम से जोड़ें जिससे उनकी सहभागिता बढ़े। समूह कार्य, चर्चा और भूमिकाएं दें। जैसे हम कुछ ऐसा पढ़ा रहे हैं तो उनको भूमिकाएं दे सकते हैं। जैसे अगर हम एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पढ़ा रहे हैं तो एक छात्र को हम एक वचन के लिए एक छात्र के रूप में, दो छात्रों को द्विवचन के लिए दो छात्रों के रूप में और कुछ छात्रों को हम बहुवचन के रूप में इस तरीके से भूमिकाएं देते हैं। तो ये इस प्रकार से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पढ़ा सकते हैं। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इसको भी इस तरीके से भूमिकाओं के रूप में हम पढ़ा सकते हैं। शिक्षण इनका कर सकते हैं। चर्चा कर सकते हैं, सामूहिक कार्य दे सकते हैं कि आप इस ग्रुप में ये करेंगे, इस ग्रुप में ये करेंगे, तो इस तरह के सामूहिक कार्य भी उसमें दिया जा सकता है। गतिविधि आधारित शिक्षण अपनाएं। ऐसी जो शिक्षण है जिसमें गतिविधियां शामिल होती हैं उसमें छात्रों की सहभागिता अत्यधिक होती है। कई बार शिक्षण जो है कक्ष वातावरण से इस गतिविधियों के माध्यम से होने के लिए जो है वो क्रीड़ा क्षेत्र तक पहुंचता है और उस क्रीड़ा क्षेत्र में भी वो शिक्षण कर रहे होते हैं, छात्रों की सहभागिता भी हो रही होती है। उत्तरों पर प्रशंसा एवं प्रतिक्रिया दे कि इसमें जो है उत्तरों पर प्रशंसा है और देनी है कि आप सही है, बहुत अच्छा प्रयास तरीके से छात्रों के अनुभवों को, इसमें छात्रों का पढ़ा रहे हैं उसमें आप अपने अनुभव, उदाहरण बता छात्रों से भी उनको लें, जो इस बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार, इस तरीके से वो इसमें सहभाग करेंगे। मूल्यांकन को प्रोत्साहित करें। ये अनुवाचन कोई कर रहा है तो उनके जो है छात्र शिक्षक द्वारा बोला है कि आप गलतियां हो रही हैं और फिर हम सभी से सुधार पूछेंगे। तो इस प्रकार से और उससे सहभागिता बढ़ा सकते हैं। छात्र केंद्रित शिक्षण विधियां हों जो है चाइल्ड सेंटर्ड हों, छात्र केंद्रित हों, उन विशेष रूप से स्थान देना चाहिए जो कक्षा में संकोच करते हैं, पीछे बैठते हैं और वो जो है कक्षा में प्रायः नहीं बोलते हैं। प्रेरित करें कि वह कक्षा में उत्तर देने के लिए प्रेरित हों। विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाना भी एक कुशलता है। सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास के दौरान प्रयास करना चाहिए करने की, क्योंकि शिक्षण में वास्तविक छात्र नहीं होते हैं, अतः जो शिक्षु होते हैं वही हमारे विद्यार्थी के रूप में होते हैं। इसलिए एक
यहाँ पर कुछ कौशलों का प्रयोग संभावनाएं कम हो पाती। इसमें जो है जो अगला कौशल है 11वां कौशल, श्याम पट्ट का उपयोग एक अपने आप में महत्वपूर्ण कौशल है किसी भी शिक्षण के। श्याम पट्ट जो है या जो हरा पट्ट है यानी ग्रीन बोर्ड या फिर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और इनके लिए हमें इस पे हमें अपने शिक्षण को और प्रभावी बना सकते हैं। होना चाहिए बोर्ड पर कि आप जो है जो लिखें वो स्पष्ट हो, दिख रहा हो। बड़े अक्षरों का प्रयोग करें जिससे कक्षा में लिखें। तो हमें ब्लैक बोर्ड पर प्रकार के का प्रयोग करें, इस प्रकार होना कि पीछे जो बैठे हैं उनको भी दिखाई पड़े। ये कैसे पता चलेगा? कक्षा में एक बार लिखने के बाद कहता है कि ये दिख रहा है और उसके बाद उसको रंगों रेखाओं का प्रयोग कर अलगाव बनाएं, यानी उसमें अगर आप हेडिंग उसका अलग कर सकते हैं, कुछ और लिख रहे हैं तो उसका अलग कर सकते हैं। इस प्रकार से आप विविध रंगों का प्रयोग, रंगीन चौक का प्रयोग करके इनको अलग अलग विषय के रूप में दिखा सकते हैं। मुख्य क्रम देखें, हम के बारे में जब विस्तार बात करेंगे तो इस बात कर लेने में किया जाएगा कि हमें श्याम पट्ट विभाजन करना है, हमें श्याम पट्ट में क्या लिखना चाहिए, इस प्रकार से तो बिंदुओं को क्रमबद्ध रूप में हमें लिख लेना चाहिए। तो ब्लैक पे हमें ये छात्रों को भी दिखता है कि हमने बिंदु पढ़े। बोर्ड का उपयोग जब समय हो यानी कि आवश्यकता हो तब बोर्ड का उपयोग होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, और है तो अवश्य करना चाहिए, नहीं किया है तो वहां पर जो है छात्रों की ओर पीट करके ना लिखें। आप प्रयास करें, क्योंकि 45 डे यह नियम है। तो उससे क्या होता है, वो नियम इसलिए भी है कि इस एंगल तो सभी छात्रों को एक बार में देख पाते हैं। तो प्रयास करें कि छात्रों लिखते समय बोलना जारी रखें। जब हम लिख रहे होते हैं तो कई बार तो इस वजह से बोलते भी रहें। अगर बोर्ड पे कुछ अस्पष्ट हो जाता है और वो लिख पाता है। बोर्ड की सफाई और स्थान प्रबंधन ध्यान रखें या नहीं, जो जितना स्पेस बोर्ड पे मिला है उसको हम कैसे मैनेज, भी हमें ध्यान रखना है। इसमें अगला जो कौशल है शिक्षण प्रक्रिया के आखिरी चरण में होते हैं, तो पाठ का समापन कैसे हमको है, उसमें यदि हम देखें तो मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति करनी चाहिए। पढ़ाए हैं उनकी पुनरावृत्ति सारांश के रूप में करना चाहिए। छात्रों से निष्कर्ष में कवि क्या कहना चाहता है, इस प्रकार से छात्रों से निष्कर्ष निकलवाएं और उसको के रूप में प्रस्तुत करें। संक्षेप पूरे पाठ की झलक दे, जो हमने पढ़ा है आज हमने इसमें पढ़ा बिंदु हो तो आप संपूर्ण जो वस्तु है उसकी झलक एक इस तरीके से है कि वो पाठ रिवीजन फॉर्म में आ जाए। अगले पाठ से और जो आप पढ़ाया है एक ही पाठ के करके तो अगले पाठ से तो इस प्रकार कि अब हम अगले पाठ होगा हमारा, इसका होगा यह पढ़ेंगे, इस आगे का भाग पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम जो मूल्यांकन प्रश्न पूछें उसमें जो पढ़ाया है में से मूल्यांकन प्रश्न पूछना चाहिए, उससे हो सका कि किस स्तर तक हुआ है और बाकी, या हमें इसको दोबारा पढ़ाना नहीं। प्रकार से हम देखते हैं मूल्यांकन प्रश्न के माध्यम से छात्रों की संख्याएं को बोलना है कि यदि कोई डाउट है तो पूछिए। तो यदि उनको होता है और उनका निवारण कर इस पाठ से दौरान कार्य या अभ्यास का जो ग्रह होम या फिर अभ्यास चाहिए कि पाठ समापन हो रहा है, पाठ संबंधित आपको ग्रह दिया जा रहा है, घर पर का अभ्यास सीखने उपलब्धि का बोध कर है और इस सीखने को अपने दैनिक जीवन में कैसे प्रयोग करना है, कहां पर कैसे प्रयोग
शामिल कर सकते हैं। तो पाठ का समापन यानी कि जो शिक्षण है हमारा वो कितना प्रभावी हुआ है, वो पाठ के समापन रूप में हम छात्रों को बता पाते हैं। जो छूट गई हैं चीजें उनको भी हम इसमें शामिल कर पाते हैं और उनको उनके अधिगम को और प्रभावी बना पाते हैं। तो अभ्यास हमें सूक्ष्म शिक्षण के दौरान करना चाहिए। जो पासी जी के अनुसार ध्यान देने वाले व्यवहार की पहचान, इसमें आपको क्या एक व्यवहार, छात्र जो है कक्षा में उसके व्यवहार को ध्यान देना है कि वह किस तरीके के व्यवहार करें। छात्र दृष्टि उसकी किधर है, आपसे श्याम पटेल लिखा है उधर उसकी दृष्टि नहीं, संपर्क से आपको पता चल जाता है वह जो है कक्षा में मानसिक रूप से उपस्थित नहीं, वह जो है आपकी कक्षा सक्रिय सहभागिता कर रहा है या नहीं। शारीरिक भाव से सहभागिता पहले, कई बार छात्र जो है सिर जो है बेंच पर बैठा होता है, इस तरीके से अलग अलग उनके हाव भाव होते हैं, उनको देखकर भी उनकी सहभागिता पहचान सकते हैं कि वह कक्षा में सहभागी प्रतिक्रिया रहे हैं या नहीं। छात्रों के उत्तर और टिप्पणी से समझें, उनका जो उत्तर आया है वो क्या वह सही उत्तर है, क्या वह सटीक उत्तर है, या वो उत्तर बनाकर देने का प्रयास कर रहे हैं, या उन्होंने बिना समझे केवल ये प्रयास कर रहे हैं कि हम केवल उत्तर दे रहे हैं। तो इस प्रकार उनकी टिप्पणी जो वो कमेंट्स करते हैं या कोई उत्तर देते हैं, उससे ये समझें कि वो सहभाग कर रहे हैं या नहीं, ध्यान दे रहे हैं कि नहीं। पठन कार्य में व्यस्त छात्रों को सराहें। जो बच्चे पढ़ने में लगे हुए हैं या किसी से आपने प्रश्न पूछा, उसने सही उत्तर दिया कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं या ये पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से तो उसको सराहना भी करनी है, जिससे अन्य छात्रों को भी प्रोत्साहन मिले उसमें ध्यान देने का, उस पाठ को ध्यान से पढ़ने का। ध्यान न देने वाले छात्रों को धीरे से प्रेरित करें कि आप जो है उनको बताना है, उनको बोलना है कि बेटा इसमें पाठ में बहुत महत्वपूर्ण बातें चर्चा की जा रही हैं, आप ध्यान नहीं देंगे तो आपके लिए ये आपके जो है आप बहुत महत्वपूर्ण चीज को मिस कर रहे हैं, उसको जो है आप जो है अपने जीवन में शामिल नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार आप उनको प्रेरित कर सकते हैं। स्थान परिवर्तन या दृष्टिकोण बदलें, वहां पर आप स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, छात्रों का अपना और दृष्टिकोण बदल सकते हैं। मौन या प्रश्नों द्वारा ध्यान पुनः केंद्रित करना, मौन होकर, जिसका हमने पूर्व में जिक्र किया, या प्रश्न कौशल के माध्यम से आप उनका ध्यान जो है अपनी ओर ला सकते हैं। व्यवहार में सुधार हेतु सकारात्मक संकेत दें। अगर व्यवहार में सुधार हो रहा है तो आप बोलें कि देखो इसने बहुत अच्छे से जो है इस पाठ को पढ़ा, पहले ये ध्यान नहीं दे रहा था, अभी दे रहा है। तो इस प्रकार से क्या होगा, छात्र उसके लिए प्रेरित होगा कि उसके व्यवहार में सुधार हो सके। वो जो व्यवहार कर रहा था वो उचित नहीं था और अब वो कक्षा में वैसा व्यवहार नहीं करेगा। तो इस प्रकार हम छात्रों के ध्यान देने वाला जो व्यवहार है, जो कक्षा में ध्यान है उनका या नहीं, इस व्यवहार की पहचान करना भी एक शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है और वह इसका भी अभ्यास कर सकता है। हमने जो है 13 कौशल जो कि बीके पासी जी के द्वारा बताए गए, उनके बारे में एक संक्षिप्त चर्चा की और इस संक्षिप्त चर्चा के बाद अब हम शिक्षण कौशल के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। शिक्षण कौशलों का वर्गीकरण, तो ये गवेषणात्मक अध्यापक के अनुसार शिक्षण कौशलों का वर्गीकरण जो है उसमें 2 प्रकार हैं, अनुक्रियात्मक कौशल इंटरेक्टिव स्किल्स और प्रवर्तन कौशल यानी प्रेजेंटेशन स्किल्स या इनिशिएशन स्किल्स। तो ये कौशल इस बात पर जोर देते हैं कि अध्यापक जो है अपने छात्रों और उनकी आवश्यकताओं, उनकी आकांक्षाओं की जानकारी होनी चाहिए। अध्यापक को पता होना चाहिए कि जो छात्र हैं उनकी आवश्यकता क्या है, अधिगम आवश्यकता क्या है, उनकी आकांक्षा क्या है, वो कैसे सीखते हैं और कितना सीख पाते हैं, ये सब उनको पता होना चाहिए। यानी कि उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में भी उनको शिक्षकों को पता होना, जिससे वह अपने छात्रों को शिक्षण अधिगम क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करे। ऐसे कौशल को अनुक्रियात्मक कौशल कहा जाता है। तो ऐसे कौशल जो शिक्षण प्रक्रिया के दौरान, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों को अधिगम क्रियाओं में, शिक्षण अधिगम क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रेरणा दे, ऐसे कौशल जो हैं, ऐसे स्किल्स अनुक्रियात्मक
स्किल्स कहे जाते हैं। जैसे स्टिमुलस वेरिएशन भी उसमें एक स्किल है। प्रवर्तन कौशल, इनिशिएशन स्किल्स, इन कौशलों का संबंध सूचनाओं के वर्गीकरण और प्रस्तुतिकरण से है। जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, जो सूचनाएं देना चाहते हैं छात्रों को, उनका प्रस्तुतिकरण या वर्गीकरण। कोई अध्यापक विभिन्न निर्देशों, नीतियों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान करता है और वह जो है छात्रों के अधिगम के वांछित स्तर की ओर अग्रसर करने के लिए प्रश्नावली को उपकरण के रूप में प्रयोग कर सकता है। उसे प्रवर्तन कौशल कहते हैं। यानी कि जो प्रवर्तन कौशल है वो जो पाठ की प्रस्तुति है उसके दौरान वो होता है। तो ये दो प्रकार के कौशल हैं। इसके बाद जो अध्यापक के कार्य हैं उसके आधार पर कौशलों का वर्गीकरण किया गया। तो उसमें पूर्व अनुदेशनात्मक, अनुदेशनात्मक और उत्तर अनुदेशनात्मक, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया के पहले और उसके बाद और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान। तो पूर्व अनुदेशनात्मक जो कौशल हैं वो अध्यापक की शिक्षण क्रियाकलापों का नियोजन इसमें जो है करना होता है और इसमें छात्रों को अधिगम के लिए तैयार करना होता है, उस प्रक्रिया का हिस्सा बनाने के लिए उनको प्रिपेयर करना होता है। और इसमें जो स्किल्स का प्रयोग किया जाता है वह पूर्व अनुदेशनात्मक स्किल कहे जाते हैं, पूर्व अनुदेशनात्मक कौशल कहे जाते हैं। अनुदेशनात्मक कौशल में वास्तविक शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अध्यापक के द्वारा जो शैक्षणिक कार्य जो सामूहिक रूप से जो किए जाते हैं, जो व्यवहार किए जाते हैं, उस शैक्षणिक प्रक्रिया के दौरान जिन कौशलों का प्रयोग होता है अनुदेशनात्मक कौशल कहे जाते हैं। उत्तर अनुदेशनात्मक कौशल जो है वो शिक्षण का सारांश, पुनर्निवेश प्रदान करना, गृह कार्य देना, परीक्षण इत्यादि जो है वो उत्तर अनुदेशनात्मक कौशल कहलाते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया के प्रारंभ में, शिक्षण प्रक्रिया के बाद और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान इन तीन प्रकार के कौशलों का प्रयोग ये इस आधार पे, उसके कार्यों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। शिक्षण कौशलों का जो वर्गीकरण, ये अध्यापक शिक्षा या प्रशिक्षण की दृष्टि से जो वर्गीकरण है वो मूल शिक्षण कौशल, विशिष्ट शिक्षण कौशल और लक्षित समूह हेतु विशिष्ट कौशल। इसमें कुछ शिक्षण कौशल जैसे प्रश्न करना, व्याख्या करना, पुनर्बलन जैसे जो शिक्षक जो मुख्य रूप से पूरी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अत्यधिक प्रयोग करता है, बहुत बार प्रयोग करता है, उन्हें मूल शिक्षण कौशल कहा जाता है। और यदि किसी विशेष प्रकरण या विशेष विषय को पढ़ाने के लिए निश्चित किसी कौशल का प्रयोग कर रहा है शिक्षक, तो उसे विशिष्ट शिक्षण कौशल कहा जाता है। लक्षित समूह है तो विशिष्ट कौशल, किसी ऐसे समूह जिनका वांछित जो लक्ष्य हैं, जिनके लिए हमने कुछ अलग से उनके लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उनकी प्राप्ति जो है विशिष्ट कौशलों के द्वारा की जाती है। उनके लिए हम कुछ विशिष्ट कौशल निर्धारित करते हैं क्योंकि हमने एक अलग समूह निर्धारित किया है। जैसे कक्षाओं में यदि हम बात करें तो जो रेमेडियल क्लासेस होती हैं, सामान्य क्लासेस के अतिरिक्त हम कुछ ऐसे बच्चों का समूह चिन्हित करते हैं जो स्लो लर्नर्स हैं, जो धीमे सीखते हैं। उनके लिए हम अलग से अधिगम उद्देश्य बनाकर उनको विशिष्ट स्किल्स का प्रयोग करके उनको विशिष्ट टॉपिक या विशेष जो कुछ संप्रत्यय उनको पढ़ाना है वो सिखाएंगे। तो ऐसे समय लक्षित समूह है तो विशिष्ट कौशलों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आज हमने इस चर्चा सत्र के दौरान शिक्षण कौशल का परिचय, उसकी विशेषताएं और उसका वर्गीकरण इस बारे में जाना। धन्यवाद। स्वाध्यायात् मा प्रमदः।